कल जब मैंने पाई चार्ट पढ़ाया था तो शायद कुछ बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आया था। तो आज की क्लास में, ऑल्दो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। आज की क्लास में मैं दोबारा से एक एग्जांपल से पहले पाई चार्ट समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक मुझे इस बात का यकीन ना हो कि आपको पाई चार्ट ठीक से समझ में आ गया। सो बिफोर वी डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी पास्ट पेपर्स, लेट्स डू अ क्विक recap from an example। आपने ये नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। पाई चार्ट इज ऑल अबाउट सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स एंड एंगल्स। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो अगर मुझे इनमें से कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और एक एंगल निकालना है तो मैं सबको प्लस करूंगा, और प्लस करके इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, 360 डिग्रीज। सपोज एक एंगल मुझे दिया हुआ है 40 डिग्रीज का, एक दिया हुआ है 30 डिग्रीज का, एक दिया हुआ है 80 डिग्रीज का, और एक एंगल दिया हुआ है एक्स। अब मैं समझा रहा हूं कि ये पाई चार्ट है क्या। सपोज मिस्टर अली को अपने बेटे को एक स्कूल में एडमिशन करवाना है और घर के करीब स्कूल होना चाहिए। उसके पास ऑप्शंस हैं स्कूल ए का, स्कूल बी का, स्कूल सी का और स्कूल डी का। स्कूल ए में कितने बच्चे हैं वो ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। दिस सेक्टर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। This sector represents number of students in school C, and this large sector represents the number of students in school D। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बच्चे किस स्कूल के अंदर हैं, स्कूल डी में हैं। ओके, सपोज टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल्स, इन सारे स्कूल्स के टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 1200 हैं। टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 360 डिग्रीज के सामने क्या आना चाहिए हमेशा, 1200, क्योंकि टोटल एंगल के सामने टोटल क्वांटिटी आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पहले पार्ट में मुझसे कहता है फाइंड एक्स, तो उसके लिए मैं सारे एंगल्स को प्लस करूंगा और इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, 360। ये हो जाएगा 40 प्लस 30, लिखना नहीं अभी प्लीज, प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये तीनों प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 150, और 150 वहां जाके 360 से माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 210 डिग्रीज। ओके, सपोज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी। वो मुझसे कह रहे बताओ स्कूल सी में कितने बच्चे हैं। अगर उसने मुझे बता दिया है कि टोटल सारे बच्चे 1200 हैं, तो इसका मतलब उसने मुझे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी बता दी कि 360 डिग्रीज के सामने क्या आना चाहिए, 1200। मैं दो हेडिंग्स बना लूंगा, एक हेडिंग मैं बनाऊंगा एंगल की, और एक अच्छा पाई चार्ट का क्वेश्चन हो तो एंगल की हेडिंग तो लाजमी बनेगी, और एक हेडिंग में बना देता हूं क्वांटिटी की। बताइए रहा कितना एंगल और कितनी क्वांटिटी लिख दूं पहले, 360 के सामने 1200। और आया क्वेश्चन मुझसे किस स्कूल की क्वांटिटी मांग रहे, स्कूल सी। स्कूल सी का मुझे क्या पता है, एंगल पता है, तो एंगल में क्या लिख दूं, 80, और क्वांटिटी में x। तो ये हो जाएगा 360 x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 1200। x निकालने के लिए 360 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कैलकुलेटर से निकाल लो प्लीज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कितना, अब 266.6 स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं टोटल क्वांटिटी को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना दिया था। 1200 के बजाय अगर मैं इसको 2000 कर दूं,
अब बताओ आंसर होल नंबर में आ रहे हैं या नहीं? ओके, 5000 कर दूं तो क्या अब आंसर होल नंबर में आ रहे हैं? 6000 कर दीजिए, अब आ जाएगा। ये इसलिए तो नहीं आ रहा क्योंकि आप निकाल रहे हैं। ओके, मिकाइल कह रहे 4000 कर दें। 4000 से निकालिए। आप तो हार ही मान गए। 50,000 कर दीजिए। 50,000 से भी नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, इसको 1200 ही रहने देते हैं। इस एंगल को चेंज कर देते हैं। इसको कर दीजिए 20 डिग्रीज। एक्स भी चेंज हो जाएगा, तो पहले मैं एक्स चेंज कर रहा हूं। जहां 80 लिखा था वहां मैंने 20 कर दिया। तो एक्स कितना आएगा? वेयर इज माई कैलकुलेटर? पहले एक्स को अगर मैं 20 डिग्रीज कर दूं, सॉरी, इस सी वाले एंगल को अगर मैं 20 डिग्रीज कर दूं तो एक्स कितना हो रहा है? एक्स कितना हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? 70, 90, 360 माइनस 90, 270। ओके, खैर, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। मैंने एंगल कर दिया 20 डिग्रीज। हाँ, ये तो अभी भी डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, टोटल मैं कर रहा हूं 3600। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर डेसिमल में आए। 3600 कर दिया मैंने टोटल। तो यहाँ पे भी 3600 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3600 हो जाएगा। 20 इंटू 3600, 20 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 360। मैंने 360 का मल्टीपल ही कर दिया, ये जीरो से जीरो कैंसिल और ये 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200। फजूल सी चीज पे हमने इतना टाइम लगा दिया। पार्ट 3। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, अगेन ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालूंगा। एक हेडिंग हमेशा पाई चार्ट में क्या बनती है? एंगल की। अब क्योंकि परसेंटेज के ऊपर है तो दूसरी हेडिंग परसेंटेज की। तो नूर, कितना एंगल और कितनी परसेंटेज मुझे बाय डिफॉल्ट पता है? यस, टोटल एंगल इज 360, टोटल परसेंटेज इज 100। और क्योंकि मुझे सेक्टर ए की परसेंटेज निकालनी है तो मैं एंगल में क्या लिख दूं? 40 एक्स। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लूं, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360। डिवाइडेड बाय 360 करने के बाद परसेंटेज आ रही है 11.1। ये तो परसेंट डेसिमल में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है फ्रैक्शन बताओ ऑफ सेक्टर बी, ये भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकता हूं। एक हेडिंग में बनाऊंगा एंगल की और एक हेडिंग में बना दूंगा फ्रैक्शन की। ठीक है, अयान अंसारी, मैंने कल बताया था टोटल एंगल कितना होता है, और टोटल टोटल एंगल तो पता ही है, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है। तो मैं 360 के सामने क्या लिखूंगा? 1, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। मुझे किसका फ्रैक्शन निकालना है? बी का। बी का एंगल कितना है? 30, उसके अक्रॉस एक्स। ये भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं।
1/12। लेकिन लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको ये बेबी मैथ नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन टोटल एंगल कितना होते हैं 360, तो आप डायरेक्टली 30 को 360 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ओके। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस। आपने कहा क्वेश्चन 5 का कौन सा पार्ट करवा दें? पार्ट सी करवा दें। ओके, पार्ट सी में लेट्स सी क्या पूछा हुआ है। गिवन ऑल्सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज 432। बॉयज की क्वांटिटी बताई हुई है 432, तो वो मैंने बॉयज के सेक्टर में लिख के उसको सर्कल कर दिया। इसका मतलब साथ मुझे बॉयज का एंगल भी पता है और बॉयज की क्वांटिटी भी पता है। कैलकुलेट होता है 360। ओके, पार्ट सी। बिल्कुल, एक हेडिंग आ जाएगी एंगल की और एक हेडिंग आ जाएगी क्वांटिटी की। बताइए अनुषा, कितना एंगल और कितनी क्वांटिटी मुझे ऑलरेडी पता है? 54 एंगल, 432 क्वांटिटी। और अगर अनुषा क्वेश्चन मुझसे कह रहे टोटल निकालो तो मैं एंगल कितना यूज करूंगा? 360 एक्स। तो अभी टाइम बचाने के लिए आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। 432 डिवाइडेड बाय 50, 2880। अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले जो बच्चे क्लास ऑनलाइन ले रहे थे मैंने उनसे कहा था क्वेश्चन 6 तक कर लो, लेकिन जो बच्चे फेस टू फेस कर रहे थे उनका काम क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा था अगली क्लास में हम क्वेश्चन 6 कर लेंगे। तो मेरे साथ आप स्टार्ट कर लीजिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 6, जिन्होंने नहीं किया है। और जिन्होंने कर लिया है वो 7 स्टार्ट कर ले। डायरेक्ट पहले पार्ट पे आ जाओ। इफ 15 सेड दे लाइक्ड ब्लू, 15 ब्लू की क्वांटिटी बताई हुई है। सबको प्लस कर नहीं सकते ना, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ये एंगल दिया ही नहीं है शायान, तो हम सबको प्लस करके इज इक्वल टू 360 वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें लगा ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके देखता हूँ। पार्ट ए, मैं एक हेडिंग बना देता हूँ एंगल की और एक हेडिंग बना देता हूँ क्वांटिटी की। फिजा ये जो वैल्यू मुझे दी हुई है 40 गर्ल्स, ये कौन सी क्वांटिटी है इस पाई चार्ट के अंदर? पढ़ लीजिए क्वेश्चन फिर बता दीजिए। ये 40 लड़कियां कौन हैं इस डायग्राम के अंदर? ना अदर हैं, ना एक्स हैं, ना ब्लू हैं, ना रेड हैं, ना ग्रीन हैं। ये 40 लड़कियां कौन हैं? जी समा, ये 40 लड़कियां कौन हैं? पूरा टोटल 40 लड़कियां हैं। इस पूरे पाई चार्ट का टोटल कितनी लड़कियां हैं? 40 गर्ल्स, जिसके सामने एंगल कितना आना चाहिए? 360। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40, तो 360 डिग्रीज के एंगल के सामने क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए? 40। वो हमसे फिजा पहले पार्ट में किसकी क्वांटिटी उसने हमें बता दी? पहले पार्ट में किसकी क्वांटिटी बता दी? ब्लू की। ब्लू का एंगल कितना है? तो जो एंगल एक्स है मैंने उसमें ब्लू की क्वांटिटी लिख दी, तो यहां एंगल में मैं एक्स लिखूंगा और क्वांटिटी में मैं क्या लिखूंगा? 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है जहां एंगल एक्स हमने 360 से माइनस करके नहीं निकाला जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाला है। तो मैं सेक्टर के अंदर एक्स की जगह एक्स का एंगल डाल रहा हूं 135 डिग्री।
जहां पे एक्स लिखा हुआ था सेक्टर में, मैंने वहां 135 डिग्रीज लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द नंबर हु सेड दे लाइक्ड ग्रीन। अब मुझे ग्रीन की क्वांटिटी निकालनी है। एक मिनट साथ, अगर मुझे ग्रीन की क्वांटिटी निकालनी है, अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस। टोटल लड़कियां कितनी थी? 40, उसके सामने एंगल कितना आएगा? 360। और ग्रीन का एंगल कितना है? 54, उसके सामने एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दो हेडिंग्स आप दोबारा से एंगल और क्वांटिटी की बनाएंगे। बताओ मिकाइल, सबसे पहले कितना एंगल और कितनी क्वांटिटी लिखूं? ठीक है, टोटल एंगल के सामने टोटल क्वांटिटी। और हमें निकालनी किसकी क्वांटिटी है? ठीक है, ग्रीन की निकालनी है, तो 360 के नीचे 54 और क्वांटिटी के अंदर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पार्ट का तो भाई पीछे सही कर लेना, आंसर 6 ही आएगा, 7 तो हो ही नहीं सकता। अगर इसका पीछे आंसर 7 लिखा हुआ है तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। पार्ट सी, फाइंड द परसेंटेज हु लाइक्ड रेड। तो दो हेडिंग सलमान किसकी बनेंगी? एंगल और परसेंटेज। टोटल एंगल के सामने हमेशा टोटल परसेंटेज। शायान, कितना एंगल के सामने कितनी परसेंटेज? 360 के सामने 100। हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है? रेड की। तो रेड का एंगल कितना है? उसके सामने एक्स। ठीक है, 30%। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सबने कर लिया ये 30%। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन 7 अब आप खुद से स्टार्ट कीजिए बेटा, पहला पार्ट तो खुद से कीजिए कम से कम। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पेपर 1 का है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, डोंट यूज कैलकुलेटर। जी जी रिदा, मैंने पहले अटेम्प्ट में देख लिए थे आपके आंसर्स। फाइंड द परसेंटेज हु चोज कोला। तो मेरी दो हेडिंग्स बनेंगी एंगल की और ऑब्वियसली परसेंटेज। 360 डिग्रीज के सामने 100%। मुझे कोला की परसेंटेज निकालनी है। कोला का एंगल कितना है? 144, उसके सामने एक्स। साथ कह रहे बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है सर, ये तो बगैर कैलकुलेटर के हो ही नहीं सकती। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। फिर किसके टेबल से कैंसिल कर दो? 12 के टेबल से कैंसिल कर दें। 12 थ्री जा 36, 12 12 जा 144। अयान ने डायरेक्ट 36 की टेबल से कैंसिल कर दिया था, वो भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 10 जा 40%। नेक्स्ट पार्ट, आई एम अज्यूमिंग सबने पार्ट खुद से कम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बना ली थी। गिवन दैट 120 चोज ऑरेंज। मुझे ऑरेंज की क्वांटिटी क्वेश्चन ने बता दी 120। क्या मैं ऑरेंज का एंगल भी निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड आउट द एंगल ऑफ ऑरेंज? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं, सबको प्लस करके इज इक्वल टू 360 करके।
तो मुझे पहले ऑरेंज का एंगल निकाल के बताइए। 116। आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू कंफर्म दिस इन 160। 56 प्लस 144 प्लस x इज इक्वल टू 360। x निकालने के लिए ये दोनों प्लस करके वहां जाके 360 से माइनस हो जाएंगे। 160। मुझे निकालने टोटल नंबर ऑफ कर्व्स। टोटल का एंगल कितना होता है? 360। अगर 160 डिग्रीज के सामने 120 आएगा तो 360 के सामने x लगाकर मैं टोटल निकाल सकता हूं। ठीक है, हो गया समा आपका ये वाला पार्ट। पार्ट बी। ओके, योर टू हेडिंग्स आर गोइंग टू बी एंगल एंड क्वांटिटी। सबसे पहले हम लिखते हैं वो एंगल और वो क्वांटिटी जो हमें पता है। हमें 360 की क्वांटिटी नहीं पता है इस पार्ट के अंदर। हमें किसकी क्वांटिटी पता है? 160 डिग्री एंगल की क्वांटिटी पता है। तो मैं 160 के सामने क्या लिखूंगा? 120। और 360 हमें टोटल निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। सी इट सेज कैलकुलेट द टोटल। 360 के सामने x, फाइंड आउट x। ओके, आओ आपने बगैर कैलकुलेटर के निकाले। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 8 यू विल नॉट राइट व्हेन आई एक्सप्लेन दिस। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। सो प्लीज पुट योर पेन्स डाउन, मेरे साथ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर एक साथ सारे बच्चे सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, इस पाई चार्ट के अंदर कितने सेक्टर्स हैं? तीन। तीन किस्म के ट्रीज की बात हो रही है, मैंगो ट्रीज, पाम ट्रीज, रबर ट्रीज। और अगेन ये पहला क्वेश्चन है जहां एक भी एंगल नहीं दिया हुआ। ये पहला क्वेश्चन है जहां एक भी एंगल नहीं दिया हुआ और पाम ट्रीज के एंगल को वाई डिग्रीज लिख दिया है, बाकी दो को तो कुछ लिखा भी नहीं है। अ मैन प्रपोजेस टू प्लांट 500 ट्रीज। इसका मतलब 360 डिग्रीज के सामने 500 आना चाहिए। ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 500। Of these, 200 are mango, 175 are to be palm, and the rest are to be rubber trees. 200 मैंगो ट्रीज होने चाहिए, 175 पाम ट्रीज होने चाहिए, बाकी के रबर ट्रीज होने चाहिए। वो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 375 बनेगा, 500 से माइनस करेंगे तो 125 उसने सेक्टर में लिख दिया है। रबर ट्रीज भी लिख दिया जी। सबसे पहले वो कह रहे कैलकुलेट वाई। क्या मैं प्लस करके वाई निकाल सकता हूं? नहीं। तो मेरी दो हेडिंग्स क्या बनेंगी? आप अभी सॉल्व लेकिन नहीं करेंगे, एंगल और क्वांटिटी। बताइए मिकाइल, टोटल एंगल 360, टोटल क्वांटिटी 500। मुझे निकालना है y, तो y लिख देता हूं ना, उन्होंने y लिखा है तो मैं y लिख देता हूं। और उसके सामने 175। तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 175 इज इक्वल टू 500y। कंसीडरिंग दिस एज अ पेपर, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। 500 वहां जाके डिवाइड होगा। प्लीज अपने कैलकुलेटर्स यूज कीजिए और मुझे बताइए y किसके बराबर आएगा? 126 कह रहे हैं हमल बलोच। ओके, ठीक है। तो y आ गया हमारा, लेकिन आगे जाके ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहते हैं फॉलोइंग अ चेंज इन गवर्नमेंट ग्रांट्स द मैन डिसाइड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रबर ट्रीज बाय 80%। Why is she writing? अब नंबर ऑफ रबर ट्रीज को 80% इंक्रीज करना है। जब मैं 80% इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ रबर ट्रीज 125 से बढ़ के पता नहीं कितने हो जाएंगे, लेकिन इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, कैलकुलेटर से 125 रबर ट्रीज का 80% निकाल लेता हूं। 125 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100, ये आंसर 100 आ रहे हैं। इसका मतलब रबर ट्रीज अब 100 नहीं हो गए, 100 इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि 80% इंक्रीज करना है। तो पहले मैंने 125 का 80% निकाला, वो 100 आ रहा है।
इसके अंदर 100 प्लस कर दूंगा तो अब मेरे रबर ट्रीज कितने हो जाएंगे? I don't rubber trees are 280 हो गए. Let's see what the question says now. Number of mango and same as before. यानी कि ये 175 ही रहे, ये 200 ही रहे, जबकि ये 225 हो गए. ठीक है, सही है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा न्यू टोटल कितना है? नहीं, नंबर ऑफ रबर ट्रीज तो मेरे 225 आ गए. अब तीनों को प्लस करके मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? अब टोटल ट्रीज 600 हैं. तो जो मैं पिछली बार 360 के सामने 500 लिख रहा था, अब मैं 360 के सामने 500 नहीं लिख सकता. अब मुझे 360 के सामने 600 लिखना पड़ेगा, बिकॉज माई टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैव इंक्रीज्ड. What fraction of the new total number of trees will be mango trees? ठीक है, फ्रैक्शन निकालना हमने सीखा हुआ है. फ्रैक्शन के लिए हम दो हेडिंग्स बनाते हैं, एंगल की और फ्रैक्शन की. फिजा, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? टोटल एंगल 360 होता है, टोटल परसेंटेज 100 होती है, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? कल की रिकॉर्डिंग में बताया है मैंने. रायहा, टोटल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है. ओके, तो मैं 360 डिग्रीज एंगल के सामने 1 लिखूंगा. मुझे किसका फ्रैक्शन चाहिए? मैंगो ट्रीज का. अब मेरे पास मैंगो ट्रीज का एंगल ही नहीं है. नो, मैं ऐसा करता हूं, मैं एंगल की जगह यहां पे, अगेन ये एक ही क्वेश्चन है जहां एंगल यूज नहीं हो रहा, क्वांटिटी और फ्रैक्शन यूज हो रहा है. अब कैसे? टोटल क्वांटिटी कितनी है? 600 के सामने मैं फ्रैक्शन 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? टोटल क्वांटिटी के सामने टोटल फ्रैक्शन. मैंगो ट्रीज की क्वांटिटी कितनी है? 200 के सामने x. इन दोनों को हमने निकाली एंगल निकाला हुआ है, तो उसको सम भी निकाला. किन दोनों का एंगल निकाला हुआ है? एंगल सिर्फ हमने इसका एंगल निकाला था, सिर्फ y की वैल्यू निकाली थी. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल रबर का एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा. ये प्लस ये फिर 360 से माइनस करके ये वाला एंगल फिर वो यहां पुट करेंगे. यू कैन डू इट लाइक दैट. तो 200/600 विच इज 1/3. ओके, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन निकालने का आसान तरीका भी बताया था, मैंने कहा था जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनको डायरेक्टली क्या करना चाहिए, उस सेक्टर का एंगल अपॉन टोटल एंगल 360. इसी तरीके से अगर आपको मैंगो का फ्रैक्शन निकालना है तो आप मैंगोज की क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी भी कर सकते थे, यानी कि 200 अपॉन, तब भी वो कैंसिल होके 1/3 ही आता. करना वैसे ऐसे ही चाहिए, लेकिन बाकी बच्चे जो कहते हैं सर कोई ऐसा मेथड बताएं जो हमेशा याद रहे, तो फिर वो ये वाला मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं. तो ये आंसर कितना आ गया? 1/3. ओके, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें. क्वेश्चन 8. वो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज निकाली थी, हाईलाइट करके वो डिलीट हो गया जी. पहले हम 80% निकालेंगे. शयान, किसका? रबर ट्रीज कितने थे? तो 125 का 80% निकालिए, 100 आ जाएगा. उस 100 को इस 125 में
प्लस कर दीजिए, तो 225 रबर ट्रीज हो जाएंगे आप। डन। क्या हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अगेन इट्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, प्लीज डू इट योर सेल्फ, और आंसर नहीं बताना स्टार्ट कर देना फौरन से। क्वेश्चन नंबर 12। बताइए अब्दुल्ला, कितने एंगल के सामने कितनी परसेंटेज लिखूं? ठीक है, टोटल एंगल के सामने टोटल परसेंटेज, और हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है? एक्स की। तो एक्स का एंगल कितना है उसके सामने? एक्स। पेपर 1। उसके बाद आप किसके टेबल से कैंसिल करने का सोच रहे हैं? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8। उसके बाद दोबारा 2। ओके। 2 9 जा 18। 216 को जब आप 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 216 क्या बन जाएगा? 108। उसके बाद आप किसके टेबल से कैंसिल कर रहे हैं? ठीक है, 9 के टेबल से कैंसिल कर दो। 9 1 जा 9। अगर मैं 108 को 9 के टेबल से कैंसिल कर दूं तो 9 1 जा 9, 10 था ना, 1 कैरी होके 18 बन जाएगा। 9 2 जा 18। 12 इंटू 5 60। 60%। परसेंटेज का साइन आप ना भी लगाएं, यूनिट के मार्क्स नहीं होते मैथ के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो? रेशो मीन्स क्या करना है? रेशो का मतलब क्या होता है? नो। फ्रैक्शन एज इन उन दोनों को क्या करना है? कोई तो बता दे, रेशो का मतलब उन दोनों क्वांटिटीज को क्या करना है? डिवाइड करना है। रेशियो मींस डिवाइड, सिंप्लीफाई डिवाइड करने के बाद करेंगे। रेशियो मींस उन दोनों को डिवाइड करना है। किन दोनों को डिवाइड करना है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो अब मुझे उनकी क्वांटिटीज तो नहीं पता, तो मैं क्वांटिटीज को डिवाइड करने के बजाय दूसरा ऑल्टरनेट क्या है कि मैं उनके एंगल्स को डिवाइड कर दूं। जो क्वांटिटी को डिवाइड करने से आंसर आएगा वही एंगल को भी डिवाइड करने से आंसर आएगा। तो एक्स अपॉन वाई करेंगे या वाई अपॉन एक्स? उन्होंने क्या बोला है? पहले एक्स लिखा है तो एक्स, बाद में वाई लिखा है तो अपॉन वाई। तो एक्स है 216 एंड वाई इज 96। डू इट मैन्युअली प्लीज। 2 के टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए जी।
ओके, 2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 0 8। उसके बाद 48 और 108 को भी कैंसिल कर दीजिए 2 के टेबल से। आप चाहें तो एक बड़े टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 5s are 10, 2 4s are 8। फिर 54 और 24 को भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। और 27 और 12 को किसके टेबल से कैंसिल कर, 3 के टेबल से। 3 9s are 27, 3 4s are 12। तो रेशो क्या आ गया, 9:4। ऐसे लिखना 9:4। जैसे हमें वो एंगल और रेशो नहीं कर सकते हम, जैसे सब बातें की हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो दो हेडिंग्स किसकी बनाओगे, एंगल और टोटल रेशियो। एंगल और रेशो। टोटल रेशो नहीं पता ना। अब कह सकता हूं टोटल रेशो कितना है, टोटल रेशो कितने है 13, लेकिन उससे पहले तो नहीं पता था, तो वो नहीं कर सकते। पार्ट 3 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। रीड पार्ट 3 एंड मेक योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टोटल कितने हैं? टोटल बच्चे पता ही नहीं, टोटल ही तो हमें फाइंड करना है, लेकिन उसने हमें y की क्वांटिटी बता दी 44, तो y के एंगल के सामने y की क्वांटिटी। वाई का एंगल सर ऊपर करिएगा। y का एंगल है 96। y की क्वांटिटी बता दी 44, y का एंगल 96 है, तो 96 के सामने 44 आएगा। यस। और उसने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, तो टोटल एंगल होता है 360। फाइंड x। अगेन प्लीज आप लोग मैन्युअली करके निकालिएगा इसको, डोंट डू इट, डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन। 360 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 96। पता नहीं किसके टेबल से कैंसिल करोगे, समान है तो कैलकुलेटर से ही निकालो। सर टू के टेबल उसके बाद आएंगे। 2 के टेबल से अगर मैं कैंसिल कर दूं, 2 2 जा 2 2 जा, 2 4 जा 8, 1 9, 2 8 जा 16। ओके, उसके बाद मैं 12 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ। 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 और 0 एज इट इज। 2 1 जा एंड देन 2 2 जा, फिर 2 और 30 भी कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 11 160। 12 के टेबल से कैंसिल किया मैंने। 12 3 जा 36 होते हैं ना, तो 360 को मैंने 12 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। ओके, आई थिंक बस एक और क्वेश्चन है पाई चार्ट का। मीन मीडियन मोड नहीं है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है पाई चार्ट, लेकिन ये मीन मीडियन मोड नहीं है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, बट दिस इज नॉट मीन मीडियन मोड। सब टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहला टॉपिक हमने मीन मोड मीडियन किया था, आज हम पाई चार्ट कर रहे हैं, अगली क्लास से हम हिस्टोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेंगे। तो ये बड़ा टॉपिक है। आर यू डन विद दिस? शयान के लिए मैंने खोला था ये पेज और शयान इज लीस्ट इंटरेस्ट। नहीं, पहले मैंने 2 के टेबल से 44 कैंसिल किया था। ये देखो मैंने 44 को किया 2 2 जा 2 2 जा, डायरेक्ट 12 के टेबल से हो सकता है। 12 अगर आप इसको कैंसिल करें, 12 8 जा 96, 12 3 जा ये हो जाएगा। उसके बाद आप मजीद कैंसिल कर सकते हैं। ओके, लेट मी लुक फॉर जस्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट।
एक है ना, और देखना आगे एक है शायद। 40, आई रिमेम्बर एक और था बहुत आगे जाके। क्वेश्चन 40, ओके। 42 भी नहीं है, 40 है, ओके। यस, प्लीज कम टू पेज नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 40। सिर्फ पार्ट ए करेंगे हम लोग, इसका पार्ट बी नहीं करेंगे। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पार्ट ए की ये जो 3 सब पार्ट्स है ना, ये करेंगे, पार्ट बी नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप चाहें तो चौथा एंगल भी पहले निकाल सकते हैं, ऑल तो वो पूछा हुआ नहीं है। चौथा एंगल अगर आप चाहें अपनी हेल्प के लिए तो आप निकाल सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके 360 से माइनस कर दीजिए। बिल्कुल, लेकिन कोई बच्चे कह रहे हैं सर आप चौथा एंगल निकाल लें पहले, तो मैंने कहा निकाल लो भाई, तीनों को प्लस करके 360 से माइनस कर दो, कितना आएगा? 64, 66, 66 आ रहे हैं, ओके। लेकिन ये निकालना नहीं है पहले पार्ट में, प्लीज रीड के पहले पार्ट में निकालना कितना है। आपको कैंडिडेट बी के वोट्स दे दिए, कैंडिडेट बी का एंगल कितना है? 60। आपको एंगल भी पता है और क्वांटिटी भी पता है। एंगल भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, आपको टोटल चाहिए। टोटल के लिए हम क्या एंगल यूज करते हैं? 360। निकाल लीजिए दो हेडिंग्स बना के। 90 है, कैंडिडेट ए का एंगल 90 है। प्लीज राइट डाउन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेक्टली। आपको कैंडिडेट बी का एंगल भी पता है और कैंडिडेट बी की क्वांटिटी भी पता है, तो 60 डिग्रीज के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए? 1600। फाइन क्या करना है? टोटल क्वांटिटी, तो 360 के सामने x। आपको पता है ये मैं डायरेक्टली x कैसे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ये उससे जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा और 60 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 इंटू 160। ये पेपर 2 है, ए के तीनों पार्ट्स। तो पार्ट ए का आंसर आ गया हमारा 960। ओके, 910 मैंने कम कर दिया, 9600। 9600। अगले पार्ट में आपको फ्रैक्शन निकालना है कैंडिडेट डी का। कैंडिडेट डी का, हाँ एंगल मैंने निकाल लिया। अब वो आसान तरीका लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 66 अपॉन 360, वरना आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना लें कि भाई टोटल एंगल के सामने टोटल फ्रैक्शन आता है, तो कैंडिडेट डी के एंगल के सामने x, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई एम डूइंग डायरेक्टली 66 अपॉन 360। बिल्कुल 6 के टेबल से कैंसिल कर दो। 6 11 अपॉन 60 आ रहे हैं, ओके। हाउ मेनी मोर वोट्स देन कैंडिडेट ए डिड कैंडिडेट सी रिसीव? तो पहले आप दोनों के क्या निकालेंगे? दोनों के वोट्स निकाल के दोनों वोट्स को क्या कर देंगे? माइनस। किसी एक के भी वोट्स हमें पता है इन दोनों में से? किसी एक के भी वोट्स नहीं पता, ना ए के पता है ना सी के पता है। किसके पता है?
सी के पता है? आपको सिर्फ कैंडिडेट बी के वोट्स पता है और आपको टोटल वोट्स पता है ना। आपने ए के वोट्स निकाले किसी भी पार्ट में, ना आपने सी के वोट्स निकाले। तो पहले आप ए के वोट्स निकाल लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबको वो लॉजिक समझ में नहीं आती। टोटल मुझे इस वक्त पता है कि मुझे किसके सामने क्या लिखना चाहिए जी। लेकिन अब्दुल्ला अगर मेरा ये आंसर गलत आया हुआ है तो मेरा अगला आंसर भी गलत आ जाएगा। डोंट यूज दिस, यूज दिस इंस्टेड। जो क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 60 डिग्रीज के सामने क्या लिखना चाहिए। हाँ होती हैं, लेकिन अब बहुत कम कर दिया उन्होंने एरी कैरेट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है। ऑलराइट, 60 डिग्रीज के सामने क्या आना चाहिए? 1600 वो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ था हमें। प्लीज यूज दिस कि अगर 60 डिग्रीज के सामने 1600 आना चाहिए और मैं कैंडिडेट ए के वोट्स निकाल रहा हूं तो 90 डिग्रीज के सामने एक्स आ जाएगा। इससे आपको कैंडिडेट ए के वोट्स मिल जाएंगे। निकालिए कैंडिडेट ए के वोट्स कितने आएंगे। ओके हमें फाइंड क्या करना है शारमीन? हाउ मेनी मोर वोट्स देन कैंडिडेट ए डिड कैंडिडेट सी रिसीव? दोनों के नंबर ऑफ वोट्स को क्या करना है? माइनस। लेकिन मुझे दोनों के ही वोट्स नहीं पता, तो पहले मैं कैंडिडेट ए के वोट्स निकालूंगा। कैंडिडेट ए का एंगल कितना है? उसके सामने एक्स। लेकिन कोई एक एंगल और कोई एक क्वांटिटी तो हमें पता होनी चाहिए ना, वो किसकी थी पता हमें? इस पूरे क्वेश्चन में किसी एक का मुझे बी का एंगल भी पता था, बी की क्वांटिटी भी पता थी, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख के यहाँ पे 1600 लिख दिया था और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे कैंडिडेट ए के वोट्स मिल गए। कितने आए? 2400। अब अगर मैं टोटल वोट्स निकाल चुका हूं तो और मुझे बी के भी पता चल गए, ए के भी पता चल गए, सी के पता हैं और डी के वो भी नहीं पता। तो फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और डी के निकालो। अगर सी के निकालना, यस 60 डिग्रीज के सामने 1600 जो कि हमें दिया हुआ था। अगेन यही चीज मैं यूज कर रहा हूं जो हमें कैंडिडेट बी के बारे में पता था। 60 डिग्रीज के सामने 1600 और सी का एंगल कितना है? 144 के सामने एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी के वोट्स निकाल लीजिए। ए के भी वोट्स आ गए, सी के भी वोट्स आ गए। सब कुछ किस कॉन्सेप्ट से आए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब माइनस करके देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने ज्यादा मिले थे उसको। 1440। ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू से माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि ए से कितने ज्यादा वोट सी को मिले। पर देयर वॉज अ वेरी इजी कंपेरेटिव मेथड जो किसी एक बच्चे ने भी नहीं बताया कि सर आप उस मेथड से क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगा कोई एक बच्चा तो मुझसे बोलेगा सर इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं आप एक डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे। और आगे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स का जहां ये डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा होगा। लेट्स स्टडी दैट डायरेक्ट मेथड। ये तो बहुत ही लंबी हो गई। डू यू अग्री के क्वेश्चन मुझसे कैंडिडेट ए और कैंडिडेट सी के वोट्स का फर्क पूछ रहे हैं, कितना फर्क है दोनों के वोट्स में। यही पूछ रहे हैं कि कितना फर्क है दोनों के वोट्स में। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये एंगल और ये क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी, अगर मुझे दोनों के वोट्स का फर्क निकालना है कि फर्क कितना है, तो उसके सामने एंगल का भी क्या लिखना चाहिए? फर्क, कि दोनों के एंगल में फर्क कितना है। अगर मैं यहां लिखता हूं कि दोनों के एंगल में फर्क कितना है तो मुझे क्वांटिटी कौन सी मिलेगी कि दोनों के वोट्स में फर्क कितना है। अब मुझे बताइए क्या मुझे ए और सी का एंगल पता है? इस पाई चार्ट के अंदर ए और सी का एंगल पता है, तो क्या मैं ए और सी के एंगल का फर्क निकाल सकता हूं माइनस करके? मुझे बताइए कितना एंगल में फर्क आ रहा है? 54 डिग्रीज का फर्क है। तो अगर मैं यहाँ एंगल का फर्क लिख दूं
तो यहां मुझे क्वांटिटी का फर्क मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्वांटिटी का फर्क कितना आ रहा है। डायरेक्ट वही आंसर आएगा जो इतनी लंबी करके हमने निकाला है, पहले ए के वोट्स, फिर सी के वोट्स, फिर दोनों को माइनस। ये लंबी है, क्या हो गया? ये इतना आसान मेथड समझा रहा हूं, और आइंदा यही मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर आपको दोनों के वोट्स का डिफरेंस निकालना है तो यहां आप एंगल का दोनों का डिफरेंस पुट कर दें। अगर आप यहां एंगल का डिफरेंस पुट करेंगी तो आपको वोट्स का भी क्या मिल जाएगा? डिफरेंस। वही तो निकालना है। तो इतनी लंबी क्यों करें कि पहले हम ए के वोट्स निकालें, फिर हम सी के वोट्स निकालें, फिर दोनों को माइनस करें। आप डायरेक्ट एंगल को माइनस कर दें, यहां वोट्स को माइनस करके आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये 1440 आ रहा है, 1440। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है, आपको इस मेथड से करना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब यूज हो सकता है जब जब क्वेश्चन किस बारे में हो? डिफरेंस के बारे में हो, दो दो क्वांटिटीज के फर्क के बारे में हो, सिर्फ तब ये यूज कर सकते हैं। ठीक है।